वेलकम एवरीवन। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी चल रही होगी। एस 9 पे आते हैं। ये भी एक थ्योरेटिकल एस है, तो इसको भी अपन स्टडी मटेरियल से ही कवर करेंगे। स्टडी मटेरियल से इसको स्टडी करेंगे। है छोटा एस और अच्छे से मार्क्स है जो गेन किए जा सकते हैं, लेकिन आपको इसकी लैंग्वेज जो वो अच्छे से इस पर ग्रिप होनी चाहिए। तो इस वजह से हम इसको भी स्टडी मटेरियल से, बाकी अब जो है उसमें से एक एस 26 है जो हम अपने नोट से जाएंगे, बाकी सारे जो है वो स्टडी मटेरियल से ही कवर करेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल की जो लैंग्वेज है वो आपके पकड़ में आनी चाहिए। क्लियर है बहुत छोटा सा। मैं पहले इसका ब्रीफ दे देता हूँ। ये है जो किसके बारे में बात करता है। ये बात करता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाए। देखो कुछ कॉन्सेप्ट है आपके, जैसे एक तो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो गया या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। जैसे क्या कहते हैं, जो एक्सपेक्टेड लॉस को तो रिकॉग्नाइज करने के बारे में बात करता है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को वो क्या कहता है, इग्नोर करने के बारे में बात करता है। और हर एज जो है वो क्या चाहते हैं कि जो प्रॉफिट आपके बुक के अंदर लिखा गया है वो प्रॉफिट है जो सही प्रॉफिट होना चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए, रियलाइज प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उस केस के अंदर हमें उसे हमारी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे आप बात करोगे कि भाई अगर जैसे असेट का अप्रिसिएशन हो जाता है, उसकी वैल्यू में आप अपवर्ड मूवमेंट करते हो, तो उस केस के अंदर भी जो प्रॉफिट होता है वो ये मानता है एस 10 कि वो अनरियलाइज प्रॉफिट, और वो आपके P&L में चार्ज करने के बजाय क्या करता है, आपके रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफ़र करवाने की बात करता है। रीज़न ये है कि अगर आपने सपोज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के हिसाब से आपने क्या कर दिया, डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर कल को वो अगर नहीं हुआ तो कंपनी की सिचुएशन जो वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से जो एस है वो ज़्यादा कंसर्न है इस बात पे कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाए। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रेवेन्यू को किस सिचुएशन पे, कौन सी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए तब हम रेवेन्यू को हमारी बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब उसमें जैसे उसके बाद में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज, एक तो ये हो गया कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसके बाद में ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका क्या किया जाएगा, उस केस में उसका क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ स्पेसिफिक आइटम जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक तो जैसे सेल ऑफ गुड्स हो गया, तो सेल ऑफ गुड्स के अंदर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर सर्विस देते हैं तो सर्विस के केस में हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, डिविडेंड हो गया, ये स्पेसिफिक पॉइंट दे रखे हैं, इनके ऊपर रेवेन्यू जो वो कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो अब अगर आपने इस जिन पे आइटम पे पर्टिकुलर एज ने कुछ स्पेसिफिक बात की, उनके अंदर अगर आप जनरल प्रोविजन लगा दोगे तो आपके मार्क्स से जो काटे जाएंगे। तो जो स्पेसिफिक आइटम दे रखे हैं उनका स्पेसिफिक आपको पता करना होगा कि भाई हाँ क्या इसमें किस तरीके के रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो जनरल है उनके लिए उनके हिसाब से देखना होगा कि उनमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। और फिर अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उस केस के अंदर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एस 9 को। एस 9 इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एंटरप्राइज, सारे एंटरप्राइजेज के लिए लगता है। ठीक है। और ये किसके साथ डील करता है? एस 9 डील्स विद द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। ये कहाँ पर बात करता है कि हमारा प्रॉफिट कब P&L में जाएगा, उसके बारे में बात करता है। दिस स्टैंडर्ड इज कंसर्न विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम, एक तो सेल ऑफ गुड्स से बात करता है। सेल ऑफ गुड्स के केस में हम कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में, और यूज बाय अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। ठीक है। तो इनके बारे में वो स्पेसिफिक बात करता है कि इनके बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, रॉयल्टी के बारे में और डिविडेंड के बारे में, इन तीन के बारे में स्पेसिफिक बात करता है। बाकी वो सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करता है कि इनके केस के अंदर रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो समझिएगा भाई। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि एस 9 जो वो इनके साथ डील नहीं करता। किन के साथ डील नहीं करता? डज नॉट डील विथ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, इनके साथ नहीं करता है। कारण क्या है? क्योंकि इनका स्पेसिफिक एस और जो एस उनके बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये सब में पढ़ा ही था कि कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर नॉर्मल प्रोविजन लगाओगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई प्रॉफिट है जो बहुत आगे होने वाला है, तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके लिए कुछ जुगाड़ दे रखें और जो एस 7 बताता है उसके हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज और लीज एग्रीमेंट, हायर परचेज और लीज एग्रीमेंट में किस तरीके से होगा, तो उसके लिए एस 19 है जो बात करता है। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट और अदर सिमिलर सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट के केस के अंदर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो एस 12 उसके बारे में बात करता है। ठीक है। रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और इंश्योरेंस कंपनी के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो इरेडा बताता है। ठीक है। फिर इनके बारे में एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई ये रेवेन्यू के यहाँ पर कंसिडर नहीं होंगे।
देखो, रियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ और अनरियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ नॉन करंट एसेट अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर एसेट की वैल्यू का इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे ये जो एस 9 है ना, ये क्या है, थोड़ा शांत टाइप का है। एक आपने लॉ के अंदर 2 वर्ड पढ़ते हो, एक तो सब्जेक्ट टू और एक नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि बाकी सारी जो भी आपने जहाँ कुछ पढ़ा है वो सारा भूल जाओ और मेरी बात सुनो। ये तो क्या होता है, नॉट विद स्टैंडिंग वाला माहौल। और एक होता है सब्जेक्ट टू, मतलब कि आपने कहीं और कुछ पढ़ा है तो पहले उसको सुन लीजिए, अगर कुछ किसी ने कुछ नहीं बात की है तो उस केस के अंदर मेरी बात सुनिए। तो एस 9 जो वो सब्जेक्ट टू टाइप का, मतलब ये कहता है कि अगर किसी और एस ने कुछ और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए बात कर दी है तब तो आप वो यूज़ कीजिए। अगर कहीं पे किसी ने कुछ भी बात नहीं की तो उस केस के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मैं बताऊंगा उस तरीके से होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई फिक्स एसेट की वैल्यू वगैरह के अंदर चेंज वगैरह होता है तो वो एस 10 बताता है, और एस 10 अगर उनको कंसिडर कर रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया तो एस 10 के हिसाब से आप कीजिए। अनरियलाइज होल्डिंग गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड द नेचुरल इंक्रीज इन द हर्ड्स और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इनके बारे में भी अलग से बात कर रखी है। मतलब ये यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर स्पेसिफिक बात कर रखी है, जहाँ जहाँ स्पेसिफिक बात कर रखी है वहाँ पर ये इसके एस 9 के प्रोविजन है जो नहीं लगे। रियलाइज और अनरियलाइज गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, एस 11 जो इसके बारे में बात करता है। रियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन एट लेस देन द कैरिंग अमाउंट, अगर आपने कैरिंग अमाउंट से कम पे डिस्चार्ज हो गया तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो वो भी यहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अलग से इसमें कंसिडर हो जाता है। और अनरियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, अगर आप कैरिंग अमाउंट जो है उनका एसेट का भी हो सकता है और ऑब्लिगेशन का भी हो सकता है। एसेट का वैल्यूशन चेंज कर सकते हैं, वैसे वैसे लाइबिलिटी का भी अगर वैल्यूशन चेंज होता है तो वो यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर ये बात है कि भाई एक तो जनरल प्रोविजन है, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है, और डिविडेंड, इंटरेस्ट और रॉयल्टी के बारे में ये मेनली बात करेंगे। ठीक है, इनके अंदर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द cash receivables or other consideration arising in the course of ordinary activity of an enterprise from the sale of goods, from the rendering of service or from the use by other of the enterprise resources yielding interest, royalties और dividend। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू का मतलब क्या है कि ग्रॉस इनफ्लो कितना होगा, मतलब कि वो चाहे कैश में हो सकता है, किसी काइंड में हो सकता है, मतलब आगे वाला कंसिडरेशन हमें पैसे में दे सकता है या किसी और चीज़ में दे सकता है। और कंसिडरेशन किस वजह से हो सकता है, हमने सेल किया हो कुछ गुड्स, हो सकता है हमने उसको आगे वाले कुछ सर्विसेज दी हो, और हो सकता है कि उन्होंने क्या किया हो, हमारे कुछ रिसोर्सेज जो वो यूज़ किए हो। ठीक है, और उसके बदले में वो कुछ पेमेंट है जो हमें दे रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें मिल सकता है इंटरेस्ट, अगर हमने उनको पैसा दिया है तो उस केस में हमें मिलेगा इंटरेस्ट। अगर हमने उन्हें कुछ पेटेंट वगैरह ऐसी कुछ कॉपीराइट गुड्स जो वो दिया है तो उस केस के अंदर हमें मिलेगा रॉयल्टी। ठीक है, और अगर हमने किसी और के इक्विटी शेयर खरीदे तो उन्होंने हमारा फंड यूज़ किया तो उस केस में हमें मिलेगा डिविडेंड। तो उनसे जो भी पैसा मिलेगा वो उनके बारे में बात करेगा यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में। रेवेन्यू इज अ मेजर बाय द चार्जेज मेड टू कस्टमर और क्लाइंट फॉर द गुड्स सप्लाइड और सर्विस रेंडर टू देम, और बाय द चार्जेज और रिवार्ड अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय देम। यहाँ पर हम जो सेल किया उनके लिए ले सकते हैं, सर्विसेज के लिए ले सकते हैं, या फिर हमारे रिसोर्सेज जो यूज़ किए उनके बदले में हम उनसे कंसिडरेशन ले सकते हैं। In an agency relationship, the revenue is amount of commission and not the gross inflow of cash receivable और consideration। वो कह रहा है अगर केस जो है वो किसका है, एजेंसी रिलेशनशिप का है, तो उस केस के अंदर एजेंट की जो इनकम होगी वो ग्रॉस इनफ्लो नहीं होगा, उसकी जगह उसका कमीशन जो है वो इनफ्लो होगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स की। वैसे ये बहुत छोटा सा है, आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो हम जब गुड्स जो है वो सेल किया, सपोज उस केस के अंदर हम कब जो है हमारा रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज मानेंगे। सपोज क्या हुआ, 1 जनवरी को वो हमारे पास आया और उसने आके कहा कि भाई साहब हमें आपसे क्या करना है, ये कैलकुलेटर जो है वो ख़रीदना है। हमने कहा ठीक है खरीद लीजिए, इतनी बात करके वो चला गया। ठीक है, क्या हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दे क्या? नहीं, क्योंकि उस केस के अंदर सेल हुआ नहीं। फिर दूसरे दिन आया, उसने कहा भाई साहब मुझे अब तो पक्का ही ख़रीदना है, आप इसकी प्राइजेज बता दो। हमने कहा कि 400, उसने कहा कि ज़्यादा है, ऐसा करके चला गया। क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें क्या? नहीं। फिर उसके बाद में तीसरे दिन वापस आया, उसने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए 400 रुपये में, मैं आपको जो है वो पैसे बाद में दे दूँगा, कैलकुलेटर में अभी लेके जाता हूँ। ठीक है, तो क्या अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दें? या फिर उसने ऐसा कह दिया कि भाई ये लो 400 रुपये पकड़ लीजिए, कैलकुलेटर आप अपने पास रखिए, मैं थोड़ा
आगे जाके आ रहा हूँ भाई मार्केट के अंदर, इससे आगे कुछ और काम है, वो काम कंप्लीट करके आते वक्त मैं आपसे कैलकुलेटर जो है वो लेके जाऊँगा। तो उस केस के अंदर क्या वो हमसे कैलकुलेटर लेके जाएगा तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। मतलब कहने का बात ये कि कैश मिलेगा उस वक्त हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, या हम जो है वो एसेट आगे वाले को ट्रांसफ़र करें उस वक्त रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करें। तो ये 9 जो है उसने कहा कि न कैश से मतलब है न एसेट ट्रांसफ़र हुई उससे मतलब है। हमें मतलब है कि एसेट से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हुए या नहीं हुए। अगर एसेट से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड जब वो ट्रांसफ़र हो गए तो उस केस के अंदर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बस शर्त साथ में एक कंडीशन और है कि कलेक्शन जो है वो सर्टेन हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ, सपोज उसने कहा कि ये मैंने परचेज कर लिया और अब मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, ठीक है, और आते वक्त मैं इसे लेके जाऊँगा। अब सपोज वो वहाँ गया और उस वक्त जो है वो भूकंप आ गया और उसका कैलकुलेटर जो वो टूट गया। अब वो जो कैलकुलेटर टूटा तो उसमें नुकसान अगर हमारा है, इसका मतलब हमने रिस्क और रिवॉर्ड जो वो ट्रांसफ़र नहीं किया, और अगर नुकसान आगे वाले का है इसका मतलब हमने रिस्क और रिवॉर्ड जो वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अगर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड जो एसेट से रिलेटेड या गुड से रिलेटेड जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो अगर ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी एक कंडीशन और है कि कलेक्शन जो वो क्या हो जाना चाहिए, सर्टेन हो जाना चाहिए। पैसा मिले ज़रूरी नहीं, पैसा मिलेगा ये कंफर्म हो जाना चाहिए। समझ पा रहे हो, पैसा आज मिल रहा है या कल मिले उससे फ़र्क नहीं, लेकिन मिलेगा पक्का ये कंफर्म हो जाना चाहिए। समझ आ रही बात। ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस के अंदर सेल ऑफ गुड्स के केस में हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस और सेल और सर्विस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन दस वैसा का वैसा सेल के लिए, वैसा का वैसा सर्विसेज के लिए, गुड्स हो चाहे सर्विस हो। The requirement as to performance set out in below paragraph is satisfied provided that the time of performance it is not unreasonable to expect ultimate collection। मतलब क्या, एक तो परफॉर्मेंस है जो सेट जो कर रखी वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है वो आगे उन्होंने दे रखा है, रिस्क और रिवॉर्ड, और उसके अलावा जो कलेक्शन है उसके इसके अंदर हमारा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि कलेक्शन हो जाएगा, ये कन्फर्म हो जाना चाहिए। If at the time of raising the claim it is unreasonable to expect the ultimate collection, revenue recognition should be postponed। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपका जो कलेक्शन है वो सर्टेन नहीं है, ठीक है, अनरीजनेबल है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, पोस्टपोन करना होगा अल्टीमेट कलेक्शन। समझ पा रहे हो? मतलब गुड्स तो सेल कर दिया लेकिन आगे वाले का मुंह देख के हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमारा पैसा खा जाएगा या पैसा नहीं देगा, तो उस केस के अंदर, या फिर वो जैसे कोई मुंडे पहलवान टाइप का आदमी है तो अब मैं नहीं लगता कि वो पैसा देगा, वो गुड्स जो है वो लेके जा रहा है लेकिन पैसे नहीं देगा, तो उस केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे क्या? नहीं। अगर अल्टीमेट कलेक्शन जो है वो पोस्टपोन, अल्टीमेट कलेक्शन जो है वो कंफर्म नहीं है तो उस केस के अंदर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी क्या करना होगा, पोस्टपोन करना होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अल्टीमेट कलेक्शन जो वो नहीं है, वो सर्टेन नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या करें, तो उस केस के अंदर हमें पोस्टपोन करना होगा। अब जो कलेक्शन की जो सर्टेनिटी है वो हो सकता है कि अभी तो थी लेकिन उसके बाद में वो ना रहे, मतलब अभी तो लग रहा था कि वो पैसा दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसके बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब लग रहा है कि वो पैसा नहीं देगा, ये बाद में भी हो सकता है। अगर जिस वक्त आपने सेल किया उसी वक्त अगर आपको लग रहा है कि रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज नहीं होगा तब तो पोस्टपोन कीजिए, और अगर बाद में अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उस केस में क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुड्स परफॉर्मेंस शुड बी रिकॉर्डेड एज बीइंग अचीव्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड। हम कब मान लेंगे कि परफॉर्मेंस है जो कैरी हो गई, मतलब हमने जो काम है जो कंप्लीट कर दिया और हमारा रेवेन्यू जो हमें रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। द सेलर ऑफ गुड्स हैज ट्रांसफर टू द बायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर द प्राइस और ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सारी रिस्क और रिवॉर्ड जो वो क्या हो जानी चाहिए, ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए टू द बायर, एंड द सेलर रिटेन नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द गुड्स ट्रांसफर टू द डिग्री यूजुअली एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। और जो सेलर है उसके पास अब कोई भी राइट नहीं बचा, मतलब वो अब हमारे सामने जाके कैलकुलेटर जो है वो उसको पट के हम उसको मना नहीं कर सकते हैं कि भाई कैलकुलेटर क्यों पटक रहे हो, और वो चाहे तो कैलकुलेटर जो वो किसी कुत्ते के पीछे फेंक रहा है हम उसे मना नहीं कर सकते कि भाई कैलकुलेटर जो है क्यों फेंक रहे हो, क्यों? अगर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गई तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या मान लिया जाएगा कि हाँ परफॉर्मेंस जो है वो क्लियर हो चुके हैं। उसके साथ साथ सेकेंड दो कंडीशन है, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, और उसके अलावा कंसिडरेशन रिसीव में हमें कोई भी डाउट नहीं है, कंसिडरेशन रिसीव होगा ये कंफर्म है। तो मतलब अल्टीमेटली दो आपकी कंडीशन हो गई,
एक तो रिस्क और रिवॉर्ड प्लस सर्टेनिटी एंड कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन में सर्टेनिटी आ गई। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस के अंदर क्या है, सर्विसेज के केस के अंदर दो तरीके की सर्विस उन्होंने बाइफरकेट की। ठीक है, एक तो उन्होंने कहा प्रपोर्शनेट मेथड, एक तो उन्होंने कहा प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, और एक जो है वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। प्रपोर्शनेट के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे बहुत लंबी जो है वो सर्विस चलने वाली है, तो वहाँ पर हम प्रपोर्शनेट कर सकते हैं कि भैया इतना काम होगा तो इतना मान लिया जाएगा कि इतना हो गया और इतने का कंसिडरेशन मिल जाना चाहिए, इतना काम हो जाएगा तब हमें इतना कंसिडरेशन मिल जाना चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रपोर्शन में परसेंटेज के अंदर काम चल रहा है, पार्ट के अंदर काम चल रहा है। ठीक है, तो उस तरीके की सर्विस हो सकती है। जैसे क्या हुआ कि भाई मैंने कहा कि मैं आपको 7 एप्लीकेशन जो बना के दूंगा, उसमें से एक एप्लीकेशन के तब डिलीवरी दूंगा, उसकी फिर 2 महीने बाद में दूसरी की डिलीवरी दूंगा, फिर 2 महीने बाद तीसरी एप्लीकेशन की डिलीवरी दूंगा, और आप जो मुझे उसके हिसाब से पैसा देते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया प्रपोर्शनेट के हिसाब से। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिनको जब तक आप कंप्लीटली प्रोवाइड ना करो ना, तब तक उनकी वैल्यू नहीं रहती। जैसे मैंने आपको क्लासेज के लिए आप मेरे पास आए कि सर मुझे क्या करना है, ये सब्जेक्ट है जो सीखना है, और मैंने क्या किया, हर सब्जेक्ट के अंदर जो है 2-2 कॉन्सेप्ट है जो छोड़वा दिया आपके, बाकी सारा कुछ करवाया। ठीक है, 2-2 कॉन्सेप्ट छोड़वा दिए, या फिर मैंने क्या किया, पूरा सिलेबस करवाया लेकिन 2 टॉपिक है जो आपके नहीं करवाए, तो क्या वो कंप्लीटेड सर्विस मानी जाएगी क्या? नहीं। तो उस केस के अंदर वैसे कोचिंग के अंदर तो ये होता है कि भाई पैसा अपफ्रंट दिया जाता है नॉर्मली, बाकी अगर पैसा बाद में दिया जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा कि भाई पैसा आप कब दोगे, जब सर्विस कंप्लीट होगी तभी दोगे। समझ पा रहे हो बात? या फिर आपके घर पे जैसे पंखा सही करवाने वाला आता है, ठीक है, या फिर एसी सही करवाने के लिए आपने किसी आदमी को बुलाया घर पे कि भाई हमारी एसी जो है वो ख़राब है, इसे सही कर दीजिए। उसने क्या किया, पूरा कुछ सही कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि भाई इसके अंदर जो है वो वायरिंग जो है वो मैं नहीं करूँगा, बाकी सारा मैं कर दूँगा, वायरिंग जो है वो आप खुद कर लीजिए। क्या आप उसे पैसा दोगे क्या? नहीं, जाहिर सी बात है। समझ पा रहे हो बात? आप उसे मना कर दोगे पैसा देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सर्विस ऐसी है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है जहाँ कंप्लीटेड सर्विस साथ में दी जाती है, तो वहाँ पर फिर जब पूरी सर्विस कंप्लीट हो उसी वक्त जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। प्रपोर्शनेट के अंदर उन्होंने कहा कि आप पार्ट के अंदर भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो यही है बात, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ इसमें इतना है नहीं। Proportionate completion method is a method of accounting which recognize revenue in the statement of profit and loss proportionately with the degree of completion of service under the contract. Here performance consists of execution of more than one act. यहाँ पर एक से ज़्यादा काम होते हैं। Revenue is recognized proportionately by the reference of performance of each act. और हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज भी कैसे करते हैं, प्रोपोर्शनेटली। और जिसमें ज़्यादा सूटेबल मेथड कौन सा है, तो सूटेबल मेथड है कि SLM के हिसाब से जितना काम हुआ उसके हिसाब से आप रिकॉग्नाइज करते जाइए। और कंप्लीटेड सर्विस में कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो कंप्लीट हो तभी उसकी वैल्यू होती है, तो वहाँ पर ये काम होगा। इज ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई आप भी अपने स्टडी मटेरियल के अंदर जो जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं ना, उनको आप भी हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम में आपको यह चीज़ पढ़ते से आपको समझ आ जाए। Only when the rendering of service under the contract is completed and substantially completed, या तो complete हो चुका है या substantially complete, मतलब कि near to complete हो चुका है। ठीक है, in this method performance consists of execution of single act। यहाँ पर normally क्या होगा, एक ही act होगा। Alternatively service are performed in more than single act and the services yet to be performed are so significant in relation to transaction taken as a whole that performance cannot be deemed to have to be completed until the execution of those act। या फिर हो सकता है कि काम जो पार्ट के अंदर है, जैसे 4 कमरे बनाने, ठीक है, लेकिन 3 कमरे बनने पे काम कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि घर तो पूरा बनेगा, तैयार होगा, तभी हम मानेंगे कि भाई उसने आगे वाले ने पूरी सर्विस दी है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर पार्ट में हो सकता है, लेकिन उन पार्ट की वैल्यू नहीं है जब तक वो पूरा कंप्लीट ना कर दें। द कंप्लीटेड सर्विस मेथड इज रिलेवेंट टू दोज पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंगली रेवेन्यू। और उनके अंदर रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, व्हेन द सोल एंड फाइनल एक्ट टेक्स प्लेस एंड द सर्विस बिकम चार्जेबल। जब हमें फाइनल जो है वो सर्विस कंप्लीट हो जाएगी और हमें पैसा मिल जाएगा, तभी हम क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ मानेंगे। क्लियर है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विसेज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सेट आउट बिलो पैराग्राफ आर सेटिस्फाइड, प्रोवाइडेड that the time of performance it is not unreasonable to expect ultimate collection। अल्टीमेट कलेक्शन वाले तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन जो वो
वैसी वैसी रहेगी। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रपोर्शनेटली में आप प्रपोर्शनेटली सर्विस का रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आपने उतना काम कर लिया हो और उसके साथ अल्टीमेट कलेक्शन है जो सर्टेन हो गया हो। अगर कंप्लीटेड है तो आपने क्या कर दिया हो, सर्विस या तो पूरी कंप्लीट कर चुके हो या सब्सटेंशियली कंप्लीट कर चुके हो, प्लस अल्टीमेट कलेक्शन जो है वो आपका सर्टेन। तो अल्टीमेट कलेक्शन तो यहाँ पर हर जो कंडीशन है उसके अंदर साथ में है ही। और उसके बाद में फिर वही कहा है कि अगर अनरीजनेबल है अल्टीमेट कलेक्शन तो आपको क्या कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर अनरीजनेबल है कि अल्टीमेट कलेक्शन होगा या नहीं होगा तो आप पोस्टपोन कर दीजिए। In a transaction involving a rendering of service, performance should be measured either under the completed service contract method or under the proportionate completion method, whichever relates to revenue to the work। वो कह रहा है कि जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप proportionate भी लगा सकते हो और completed वाला भी लगा सकते हो। Such performance should be regarded as being achieved when no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the rendering of service। Mean to say कि दोनों कंडीशन जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है। एक तो सर्टेनिटी जो है इन कलेक्शन वो तो कंटिन्यू है ही, उसके अलावा ये परफॉर्मेंस के बारे में भी बात है हमें। उसके बाद में लास्ट जो है इसके अंदर टॉपिक जो है वो किसके बारे में कि यहाँ तो दो हो गया, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, और थर्ड जो वो 3 स्पेसिफिक आइटम। अब इन 3 स्पेसिफिक आइटम के लिए स्पेसिफिक इसने कुछ लिखा है तो आपको आंसर, अगर स्टडी में आपके क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर आपको वैसा आंसर लिखना होगा। अगर वहाँ पर आपने जनरल प्रोविजन लगा दिए, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स वाले या सेल ऑफ सर्विस वाले, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिविडेंड का उन्होंने स्पेसिफिक का है, ठीक है, रॉयल्टी का उन्होंने स्पेसिफिक का है और इंटरेस्ट का उन्होंने स्पेसिफिक का है। तो वहाँ पर उनके ऐसा रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज होगा वो स्पेसिफिक जैसा ही इसने कहा है उसी तरीके से होगा। यूज ऑफ अदर बाय, पहला है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा, ऑन द टाइम प्रपोर्शन बेसिस, जितना टाइम हुआ, जितना टाइम आउटस्टैंडिंग उसके हिसाब से, टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल। भाई इसने कहा कि जैसा आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो ना उस तरीके से होगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, P इंटू टी इंटू आर, ठीक है। तो वो उसने क्या कहा, एक तो टाइम का बेसिस दोगे, रेट का बेसिस दोगे और कितना पैसा ड्यू है उसके हिसाब से, प्रिंसिपल कितना ड्यू है, वो तीनों चीज़ें जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रेट एप्लीकेबल और उसके अलावा टाइम प्रपोर्शन, इन तीनों के हिसाब से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट इस पीरियड के अंदर कितना लगा उतना आपको क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। क्लियर। सेकंड जो वो रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ क्या होता है कि भाई हम क्या करते हैं, हमारा राइट जो वो किसी को यूज करने के लिए देते हैं। जैसे क्या हुआ, सपोज किसी ने क्या किया, सीए करते करते उसकी क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गया तो उसने गर्लफ्रेंड है जो अलग हो गई और इस तरीके से उसके साथ बहुत बुरे घटनाएं हुई और उस वजह से वो क्या हो गया, जो दुखी शायरियाँ हैं वो लिखना शुरू कर दिया और उसकी दुखी शायरियाँ जो वो काफ़ी हिट होने लग गई और उसने क्या कर दिया, ऐसी शायरियों जो है वो उसकी डिमांड होने लग गई। तो उसने क्या किया, एक शायरियों की बुक लिख दी जिसके अंदर बहुत सारी शायरी जो है वो उसने लिख रखी। अब जो है उसको शायरी तो उसने लिख रखी लेकिन उससे पता नहीं कि इसको पब्लिश कैसे किया जाए, इसे सेल कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें जो किस तरीके से। तो वो गया किसी पब्लिकेशन के पास और उसको कहा कि मेरा जो ये कंटेंट है इसका राइट मैं आपको देता हूँ, आप इसे पब्लिश कीजिए और उसके बदले में मुझे क्या कीजिए, हर बुक पे सपोज 20 रुपीज़ ऐसा कुछ दे दीजिए। तो ये क्या होगा, रॉयल्टी का एग्रीमेंट होगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, प्रपोर्शनेटली रॉयल्टी मिलेगा। तो रॉयल्टी के केस में यहाँ पर एस 9 ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है सेल का 20% के, या फिर हो सकता है कि भाई अगर 10,000 बुक्स जब तक सेल होती है तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके बाद में मिलना शुरू होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए डिपेंड करेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस मतलब कि पैसा मिले या नहीं मिले, वो भाई पैसा बाद में मिलेगा चलेगा, ठीक है, अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रिलेवेंट एग्रीमेंट। लेकिन मेनली आपको फोकस किस पे करना है कि आपका एग्रीमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, और वो भी अक्रूवल मतलब कि जैसे आपका ड्यू होगा, और ड्यू किसके हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से। जब ड्यू हो जाएगा तब आप क्या करोगे, लिख दोगे। मतलब क्या हुआ कहने का कि एग्रीमेंट के हिसाब से जब ड्यू होगा, एग्रीमेंट के अनुसार जब ड्यू होगा तब आप क्या कर सकते हो, इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्लियर। और लास्ट जो है वो
डिविडेंड के बारे में क्या कहा, रिवार्ड फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर, कैसे क्यों मिलता है डिविडेंड, अगर हमने किसी और में इन्वेस्ट करके रखा है इस वजह से। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश, जिस दिन ओनर का राइट टू रिसीव जो वो पेमेंट, राइट टू रिसीव द पेमेंट जो वो एस्टेब्लिश हो जाता है। अब राइट टू रिसीव कब हो जाता है, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया उस दिन, जिस दिन वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी उस दिन हमारा राइट जो वो सर्टेन हो जाएगा, और जिस दिन राइट सर्टेन हो जाएगा उस दिन हम क्या कर सकते हैं, उसको हमारी बुक के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर डिविडेंड के बारे में पूछे या किसी इंटरेस्ट के बारे में पूछे या रॉयल्टी के बारे में पूछे तो आपको जो ES 9 ने जो स्पेसिफिक कहा है उसके हिसाब से होगा। इसके बाद में उन्होंने ये यहाँ पर क्या किया, पूरा समराइज़ किया, इसको देख लीजिएगा, जो हमने पढ़ा है उसको सारा का सारा समराइज़ किया, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट आता है कि सर आपने कहा था कि भाई अगर अनसर्टेनिटी है तो आप क्या कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। अब हमारे पास कोई पहलवान खरीदने के लिए आया और उस वक्त उसने इस तरीके से मीठी मीठी बातें की कि हमें लगा कि यार वो पेमेंट दे देगा, जो पैसा कहीं नहीं जाना, तो हमने क्या कर दिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन अब थोड़े टाइम बाद में मार्केट के अंदर वो हमारे सामने से निकला और हमने उसको नमस्ते कहा और वो आँख दिखा के चला गया, उसने वापस नमस्ते नहीं किया। तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि भाई ये अब पैसे देने की नीयत इसकी है नहीं। फिर हमने उससे और पता किया तो पता चला कि यार ये तो हर किसी के साथ ऐसा ही करता है, किसी का पैसा देता नहीं। तो पहले तो सर्टेनिटी थी, इस वजह से हमने क्या किया था, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। लेकिन इसके बाद में अब जो है सिचुएशन ऐसी हो गई कि अनसर्टेनिटी आ गई, तो उस केस के अंदर क्या करें। तो इन्होंने कहा कि अगर एक बार आप रिकॉर्ड कर चुके हो और उसके बाद में अनसर्टेनिटी आती है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, अलग से प्रोविज़न वगैरह क्रिएट करना होगा। तो अपन उसको क्या कर देते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। Where an ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. अगर जिस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसी दिन अगर अनसर्टेनिटी, तब तो पोस्टपोन कर दो, ठीक है। When the uncertainty relating to collectibility arise subsequently to the time of sale or rendering of such services, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू मेक ए सेपरेट प्रोविज़न। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, सेपरेट प्रोविज़न बनाना होगा। समझ पा रहे हो बात हम, और ऐसा ये नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो, आप ऐसा करते आए हो भाई। अगर जैसे डेटर से कलेक्शन जो वो आपको लगता है कि नहीं होगा, उसमें से अगर कुछ पैसा है जो कम कलेक्ट होगा, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हो, सेपरेट प्रोविज़न बनाते हो। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया उसको रिवर्स करने की जगह क्या करोगे भाई, क्या डेटर को वापस कम करते हो क्या, नहीं। डेटर को कम करने की जगह आप क्या करते हो, आप अपने जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया उसके अगेंस्ट के अंदर आप क्या करते हो, एक प्रोविज़न जो है वो क्रिएट करते हो, ताकि आपको पता रहे। अगर आपने उससे राइट ऑफ कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे सपोज 10,000 का था और आपको लगा कि वो 9,000 देगा और 1,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए, तो आप उससे मांगोगे 9,000। तो ऐसा न करें। तो इन्होंने कहा कि भाई 10,000 का रेवेन्यू उतना लिखा है, उससे लिखा रहने दीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे इसमें से, तो 1,000 का क्या कर दीजिए, प्रोविज़न क्रिएट कर दीजिए। तो ध्यान रखना है कि उस केस के अंदर क्या होगा, एक सेपरेट प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा, अलग से प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा टू रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटी रेदर दैट द एडजस्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओरिजिनली रिकॉर्डेड। और क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता है कि क्या हम ओरिजिनली जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था क्या उससे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते भाई। जो ओरिजिनली आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था उससे एडजस्ट नहीं करोगे, आप सेपरेट प्रोविज़न में जो क्रिएट करोगे। An essential criteria for recognition of revenue is that the consideration receivable for the sale of goods and rendering of services from the use by other of the enterprise resources is reasonably determinable. When such consideration is not determinable within the reasonable time, the recognition of revenue is postponed. ये उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर जैसे कंपनी हमारे एंटरप्राइज के रिसोर्सेज किसी और ने यूज़ किया और उसकी वजह से हमें कुछ मिल रहा है, मतलब या तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या हमें रॉयल्टी मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, अगर उसका अमाउंट जो वो पता नहीं कर पा रहे हैं, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी हमें पोस्टपोन करना होगा। समझ पा रहे हो। सपोज इंटरेस्ट जो वो हमने क्या किया, इंटरेस्ट के रेट जो वो डिसाइड ही नहीं की, तो यहाँ पर इंटरेस्ट का कितना पैसा मिलेगा क्या ये हम डिसाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर यहाँ हमें क्या करना होगा, उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर है उसके बाद में कि एंटरप्राइज टू डिस्क्लोज द सर्कमस्टेंसेज इन विच रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड पेंडिंग टू रेजुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। आपको अगर पोस्टपोन करते हो तो उसको बताना होगा। इलस्ट्रेशन पे आइए। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन 31 March 2017 to increase the sale price of the certain item retrospectively from 1 January 2017. In view to this price revision with effect from the
1st January 2017, the company has received 15 lakh from its customer in respect of sale made from 1st January 2017 to 31st March 2017. तो देखो बोर्ड ने कब डिसाइडेड किया है 31/3/2017 को कि वो 1 जनवरी 2017 से क्या करेगी, प्राइस को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पुरानी डेट से इफेक्ट देके हम क्या करेंगे, प्राइस जो बढ़ाएंगे और उसकी वजह से 15 लाख रुपए जो वो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कंपनी ने रिसीव भी कर दिए 31 मार्च को। अकाउंटेंट कैन नॉट मेक हिज माइंड वेदर टू इंक्लूड 15 लाख इन सेल फॉर 2016-17 और नॉट। तो अब वो अकाउंटेंट वो आपसे पूछ रहे कि क्या करें, तो आपको ऐसा नहीं कि जजमेंट नहीं देना है, जोश में मत आ जाना कि भाई हाँ मैं हूँ सीए हूँ और मैंने कह दिया जो फाइनल, ऐसा नहीं। आप उसको बताइए कि भाई रेवेन्यू के केस के अंदर ये कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैरी हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड जो वो ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए और कलेक्शन जो वो सर्टेन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब परफॉर्मेंस तो हम कैरी कर चुके हैं, एसेट तो जो गुड्स जो तो सेल हो चुके हैं। ठीक है, और कलेक्शन जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कलेक्शन जो हो चुका है, मतलब कलेक्शन भी सर्टेन है, तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बताना होगा। ठीक है, कलेक्शन विद रीजनेबली सर्टेन और एडिशनल रेवेन्यू को अराइजिंग आउट ऑफ जो है उसे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। वाई लिमिटेड यूज सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ एक्स लिमिटेड इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव 10 लाख एंड ₹15 लाख एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वाई लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर एंड ऑन व्हाट बेसिस दिस रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज। तो इंटरेस्ट का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, टाइम और रेट के बेसिस से। ठीक है, अक्रूवल में जितना अक्रू हुआ उतना हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रॉयल्टी में जो एग्रीमेंट में लिखा उसके हिसाब से जितना जितना अक्रू होगा उतना उतना लिखते जाएंगे। A claim lodged with the railway in March 2015 for loss of goods of 2 lakh had been passed for payment in March 2017 for 1,50,000. No entry was passed in the books of company when the claim was lodged. Advise P Company Limited about the treatment of following final statement. अब देखो हमने क्या किया, रेलवे पर एक क्लेम लॉज किया कि भाई आपकी वजह से हमें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, और उस वक्त हमने कुछ एंट्री नहीं की, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, रेलवे ने हमें क्या कर दिया, 1,50,000 का पेमेंट कर दिया। तो अब वो कह रहा है कि इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट देना है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो प्रोविज़न लिखना है कि भाई ऐसी सिचुएशन है तो उस केस के अंदर आपका क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैरी हो जानी चाहिए, मतलब आपकी तरफ से जो वो कोई भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स का केस है नहीं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस जो वो यहाँ पर फॉल्ट जो है वो किसका है, रेलवे का है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो हो चुकी है, मतलब कि उन्होंने फॉल्ट तो कर चुके हैं, वो हमारा गुड्स जो वो ख़राब कर चुके हैं। अब बात आती है कलेक्शन की। अगर कलेक्शन सर्टेन है कि 2 लाख मिलेगा तो हमें 2 लाख पूरा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो है उसने बता रखा है कि 1,50,000 का पेमेंट किया है, तो 1,50,000 का कलेक्शन सर्टेन है तो 1,50,000 जो वो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और बाकी का 50,000 के केस में भी आप ये लिख दीजिएगा भाई अगर कंपनी को लगता है कि वो कलेक्शन भी सर्टेन है, मिल जाएगा, तो वो भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अगर उनको डाउट है तो उस केस में उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने देखो इन द लाइट ऑफ एस 5 के बारे में बात किया। ठीक है, एस 5 के हिसाब से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह इनके अंदर भी कहा है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर रेलवे से हमारा गुड्स जाता है आता है तो वहाँ पर ऐसे क्लेम है जो आते जाते रहेंगे। समझ पा रहे हो। However, AS5 स्टेट दैट द व्हेन आइटम और इनकम जो है अगर वो ऑर्डिनरी से थोड़ा नेचर और साइज में अलग है तो हम उसे एक्सेप्शनल के अंदर कह के डिस्क्लोजर ज़रूर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एस जो 9 वो कंप्लीट होता है। तो एस 9 के साथ एस 5 वगैरह वो सारा मिल के सबका कंक्लूजन जिस तरीके से वो सारा का सारा आपको देना होगा। और इसके साथ आपका एस 9 जो वो कंप्लीट होता है। और कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 मिनट भी नहीं, आपका 30 सेकंड लगता है। आप बताते रहिए कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कहाँ तक पहुँचे हुए आप क्लासेज के अंदर कि सर मैं एस जो 4 पे हूँ या एस 29 पे हूँ या इस लेक्चर तक मैं पहुँच चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर बताइए ताकि पता चले कि आप कहाँ तक साथ चल पा रहे हैं या पीछे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एस 14 को डिस्कस करेंगे।